हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 12th में ऑप्टिक्स चैप्टर का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है पिछले क्लास का क्या-क्या हाइलाइट्स है वो एक बार देख लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग लाइट और इसके फिनोमेना के बारे में बात किए थे, जहां हम लोग जाने थे कि लाइट जो है 3 तरीके का मेजर फिनोमेना शो करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। जिसमें हम लोग बताए थे कि रिफ्रैक्शन क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बताए थे रिफ्रैक्शन एंड इट्स कॉजेज, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और कैसे होता है। जिसमें बताए थे कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है और उस स्पीड चेंज होने की वजह से उसमें बेंडिंग आती है। बेंडिंग के बारे में बताए थे कि जब डेंसर से रेयरर में जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, अगर डेंसर है और रेयरर है और यहाँ नॉर्मल बना लेते हैं तो डेंसर में डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से यहाँ स्पीड जो है कम होती है, रेयरर में स्पीड ज्यादा है तो यहाँ जो है बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। स्पीड बढ़ेगा तो अवे जाएगा और यही उल्टा अगर हो जाए, रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल इसे बेंडिंग हो जाता है स्पीड घटने की वजह से। ये सारा बात हम लोग डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स पे बात किए थे रिफ्रैक्शन के लिए, कि रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मिलने वाले हैं उन सब चीज पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। और उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हम लोग बताए थे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के टॉपिक को। और आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो देखिए। तो आज हम लोग थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में समझ लेंगे वापस से एक बार छोटा सा रिकैप की तरफ से। और फिर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का। ये जिसके समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट, उसको पूरा डेरिवेशन आ जाएगा, एक एक डेरिवेशन उसके समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन वो बना सकता है जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। मतलब ये जो है आप कह लीजिए एक ये टॉपिक और एक ये टॉपिक पे ही पूरा चैप्टर है, दूसरा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। तीसरा है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितने तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस पे बात करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन स्नेल्स लॉ, ये बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, मतलब हर बार आएगा ही आएगा, इस बार भी आएगा। स्नेल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। और तब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ मीडियम, थोड़ा सा यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया है, रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम नहीं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मीडियम, रिवर्सिबिलिटी, यानी कि अगर मीडियम रिवर्स हो जाए तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट किस तरीके से जो है बिहेव करेगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का एक पॉइंट तो कहता है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा, दूसरे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दूसरा लॉ था हमारा, क्या था कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर जो है ये कांस्टेंट होता है, ये आपका कांस्टेंट है। जिसमें आई और आर क्या है, तो अगर आई और आर का हम लोग जो है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक, ये देखिए, मान के चलिए कि ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है जो कि दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक नॉर्मल, इस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल बना लिए, डॉटेड लाइन, आ जाइए, ये हो गया नॉर्मल। तो मीडियम 1, मीडियम 2 और ये है आपका रिफ्रैक्टिव सरफेस। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। चलिए मोटा मोटी ठीक है, अब ज्यादा क्या ही करना है। तो ऊपर वाला हम लोग मीडियम 1 मान लेते हैं और नीचे हम लोग मीडियम 2 मान लेते हैं।
कोई रे ऑफ लाइट मीडियम वन को रेयरर मान लेते हैं, मान के चलिए कि ऊपर में रेयरर है और नीचे में डेंसर है। जब रेयरर से डेंसर में जाएगा, ऊपर में वेलोसिटी अगर v1 है और नीचे में वेलोसिटी अगर v2 है, तो हम लोग को मालूम है रेयरर में वेलोसिटी ज्यादा होती है, डेंसर में वेलोसिटी कम होती है। हर चीज पे हम लोग चर्चा करने वाले, क्योंकि हर चीज का आगे बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हर चीज के बारे में बात करना जरूरी है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि v1 जो है बड़ा होगा किस चीज से, v2 से। वेलोसिटी पहले मीडियम में ज्यादा होगी, दूसरे मीडियम में कम होगी। अब जो है हम लोग एक रे ऑफ लाइट बना लेते हैं इस तरीके से। मान के चलिए कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ कहां, नॉर्मल पे, ऐसे आ गया। तो इसका जो इनिशियल डायरेक्शन है, इस रे ऑफ लाइट का इनिशियली तो ये इधर ही जा रहा है, इनिशियली अपने इसी पाथ को फॉलो कर रहा है, कुछ ऐसे इनिशियली इधर जा रहा है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो इसमें होगा बेंडिंग। बेंडिंग होगा तो ये किधर बेंड करेगा, तो रेयरर से डेंसर में स्पीड घटती है तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है, तो वो कुछ इस तरीके से उसमें बेंडिंग आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये रे ऑफ लाइट यहां से कुछ इधर बेंड कर जाएगा ऐसे। तो ये हो गया इसमें रिफ्रैक्शन, इधर से आ रहा था और यहां चला गया बेंड होकर के। अब जिसमें आपका यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अब इन्हीं दोनों एंगल का जो रेशियो है उसको क्या कहा गया है, कांस्टेंट कहा गया है, साइन आई अपॉन साइन आर। आई यानी ये वाला एंगल और आर यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये कांस्टेंट क्या है, तो इस कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारे अगले टॉपिक से रिलेटेड है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो कांस्टेंट है उसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका नाम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जब भी हम लोग साइन आई बाई साइन आर करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो हम लोग को किसका मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से, इसका नाम क्या है, म्यू, एम यू लिख देते हैं, म्यू। ये अल्फाबेट है, दूसरे लैंग्वेज का अल्फाबेट है, म्यू का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा था, रेयरर से डेंसर, यहाँ केस हम लोगों ने लिया था, रेयरर में स्पीड v1 है, डेंसर में स्पीड v2 है, तो v1 बड़ा होगा, रेयरर में स्पीड ज्यादा होता है, डेंसर में स्पीड कम होता है, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का कहानी है। अब पूरे डिटेल में हम लोग जो है समझेंगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अगला जो हमारा टॉपिक है, क्या है टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए सिलेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर समझना है तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक चीज पे जो है टिका हुआ बात नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तीन चीजों से रिलेट करता है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज से रिलेटेड है, सबसे पहला है आपका क्या बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। दूसरा इसका लिंकेज है दोनों मीडियम के स्पीड से, दोनों मीडियम में क्या इसका स्पीड है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड है दोनों मीडियम में वेवलेंथ से। अब ये वेवलेंथ का चक्कर कहां से आया, तो वेवलेंथ का चक्कर भी हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। देखिए वेवलेंथ के बारे में बताते चलें कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड बदल जाता है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी कभी भी रे ऑफ लाइट का मीडियम चेंज होने पे चेंज नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में पूछा करता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium, passes from one medium to another medium, its
वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज होगा, इट्स वेवलेंथ चेंजेस, इसका वेवलेंथ भी चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। इस तरीके से ये हो गया। तो हम लोग जो है लाइट के बारे में तीनों प्रोस्पेक्टिव पे नजर डालेंगे और तब हम लोग पहुंच जाएंगे स्नेल्स लॉ के पास, क्योंकि हमारा मोटिव वहीं पहुंचना है आखिर में, स्नेल्स लॉ को समझना। तो हम लोग स्नेल्स लॉ समझ जाएंगे तो एक साथ में बोर्ड का करीब करीब 4-5 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव और 1-2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला जो आई और आर का रिलेशन समझ लीजिए कि साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये सब तो ठीक है, हम लोग सब समझ जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब ये है क्या? रेशियो तो निकाल लिए, ठीक है, अभी आम है, महुआ है, बरगद है, कटहल है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसमें बेंडिंग आती है। रे ऑफ लाइट में क्या आता है? बेंडिंग आता है। तो किसी मीडियम में किसी मीडियम में एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, चलिए उम्मीद करते हैं कि सीधा लाइन होगा। सीधा है, सीधा, हाँ मोटा मोटी सीधा सीधा ही था, चलिए ठीक है। ये एक जो है लाइन ड्रॉ कर ली, इसको कुछ पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। चलिए ये अलग अलग केस आप लोग मान लीजिएगा कि सारा अलग केस है। किस तरीके से अलग अलग केस काम कर रहा है आइए समझते हैं। मान के चलिए जो हमारा केस 1 है उसमें ऊपर में है एयर और नीचे में है वाटर। जो केस 2 है ऊपर में है एयर और नीचे में है ग्लास। जो हमारा केस 3 है ऊपर में मान लेते हैं एयर और नीचे में मान लेते हैं डायमंड। और जो हमारा केस 4 है ऊपर में मान लेते हैं एयर और नीचे में कोई एक मीडियम मानते हैं जो कि वाटर से कम डेंसर हो। तो वाटर से कम डेंसर का कुछ भी हम लोग मीडियम नाम रख लेते हैं, M1 रख लेते हैं, सपोज दैट ये मान लेते हैं कि वाटर से डेंसिटी कम है उसका। तो होगा क्या, एयर में अगर किसी लाइट का स्पीड, हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर में बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं जो आप लोग को लगे कि हाँ पता नहीं जो है क्यों लिख रहे हैं, हम केवल एग्जांपल समझने के लिए ले रहे हैं। तो मान के चलिए कि एयर में किसी का स्पीड है 100, किसी लाइट का, रे ऑफ लाइट का, तो जब वो वाटर में जाएगा तो उसका स्पीड थोड़ा सा घटेगा क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है। तो मान के चलिए कि यहाँ गया तो इसका स्पीड हो गया 80, तो 100 से 80 इसका स्पीड घट गया, 20 यूनिट का चेंज आया है। यहां पे आते हैं, ऊपर में है एयर, तो एयर में तो स्पीड 100 रहेगा, लेकिन अब डेंसिटी बढ़ा है तो स्पीड क्या होगा और घटेगा, तो यहां हो गया 70। यहां डिफरेंस कितने का आया? 30 का आया। यहां हम लोग मान लेते हैं कि एयर में तो 100 ही है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो इसका डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होना चाहिए इन सब में, तो इसका जो है मान के चलिए कि यहाँ स्पीड हो गया 50। और इसका हम लोग माने थे कि वाटर से इसका कम है डेंसिटी, यानी कि यहाँ पे स्पीड कुछ रहेगा 100 से घट के आएगा 90। अब देखिए स्पीड तीनों केस में घट रहा है, तो हम लोग जो है रे बना लेते हैं पहले तीनों केस में, तब हम लोग पूरा 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 डिटेल में जो है काम अपना करेंगे। ये हो गया, चलिए मान के चलिए एक रे यहां पे ऐसे आया इस तरीके से,
इसी के पैरेलल मान के चलिए एक रे यहां भी आया, सभी में एक रे आएगा, इसमें भी आया एक रे। ऐसे हम लोग को यहाँ पे मानना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सब में क्या है, सेम है। तो जब एक रे इस तरीके से आया, अब यहां पे स्पीड घटेगा तो इसमें बेंडिंग होगा, तो बेंडिंग किधर होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इनिशियली ये किधर जा रहा था, इनिशियली ये जा रहा था इधर, इसको मिटाते हैं, रुक जाइए, डिलीट। इस रे का इनिशियल डायरेक्शन क्या है, इनिशियल डायरेक्शन तो इधर है, रे ऐसे जा रहा है इस तरीके से। अब इसमें अगर बेंडिंग होगा तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, इधर इसमें बेंडिंग आएगा। ये वाला रे भी जो है आगे जा रहा है, तो इनिशियल डायरेक्शन इसका इधर ही है, चलो इनिशियल डायरेक्शन इसका कुछ इधर है, इसमें भी बेंडिंग आएगा, इसमें भी बेंडिंग आएगा क्योंकि स्पीड यहां भी घटा है। ये वाला जो रे है ये भी आगे बढ़ेगा और इसमें भी कुछ बेंडिंग आएगा आएगा आएगा, चलिए अब आएगा, इसमें भी बेंडिंग आएगा आएगा, हाँ ठीक है। तो इसमें भी जब बेंडिंग आएगा तो ये भी मुड़ेगा इस तरफ, और उस वाले में भी बेंडिंग आएगा, ऐसे कुछ। चलिए ये हो गया, चारों केस में बेंडिंग सब में आएगा। अब मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है कि किसमें ज्यादा बेंडिंग आएगा। तो जिसमें जितना ज्यादा स्पीड बदलेगा उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगा, जितना ज्यादा स्पीड चेंज होगा उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगा। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे स्पीड में चेंज कितने का आया है, 20 यूनिट का, यहां पे स्पीड में चेंज कितना आया है, 30 यूनिट का, यहाँ पे स्पीड में चेंज कितना आया है, 50 यूनिट का, यहाँ पे स्पीड में चेंज कितना आया है, 10 यूनिट का। तो सबसे ज्यादा चेंज आया है केस थर्ड में, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होगा, केस थर्ड में हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होगा, केस थर्ड में। यानी मान के चलिए कि यहाँ कुछ इतना ज्यादा बेंडिंग हो जाएगा, ऐसे रे ऐसे जा रहा था उधर नहीं जा करके पूरा इधर आ जाएगा। केस टू में थोड़ा सा कम बेंडिंग होगा पिछले केस के मुकाबले, मान के चलिए कि यहां तक इतना ज्यादा जो है रहेगा, और इसमें जो है इसके पहले वाले से थोड़ा जो है कम बेंडिंग, इसमें थोड़ा ज्यादा और बड़ा रहेगा ऐसे, और उसमें बहुत कम बेंडिंग आएगा क्योंकि इसमें स्पीड जो है बहुत कम चेंज हुआ, सबसे कम बेंडिंग इसी में आएगा। तो देखिए अगर हम लोग बेंडिंग का बात करें तो यहाँ इतना बेंडिंग हुआ, यहाँ इतना बेंडिंग हुआ, यहाँ इतना बेंडिंग हुआ, और यहाँ इतना ही बेंडिंग हुआ। यानी कि कोई भी मीडियम किसी रे ऑफ लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, ये कौन बताएगा, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा बेंड करेगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा वो उतना कम बेंड करेगा। तो यहां आप लोग देख के साफ बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेंडिंग जो है डायमंड में हुआ है। इसका मतलब है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है ये मैक्सिमम है, और सबसे कम बेंडिंग यहां हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन जो है ये सबसे कम है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का हम इस केस में बता रहे हैं, सारी दुनिया में नहीं बता रहे हैं। इस केस में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है और सबसे कम मीडियम वन का है। अगर जो है बताएं कि इन दोनों से अगर पूछें कि वाटर और ग्लास, इन दोनों में ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो ज्यादा हो जाएगा ग्लास का। कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो कम हो जाएगा वाटर का। यहां से ये कंसेप्ट हम लोग सीख गए कि जिसमें जितना ज्यादा स्पीड का चेंज होगा उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं तो उसको लिखते हैं क्या, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये बहुत ही खतरनाक डिफिनीशन है, कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा। बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम, कि कौन सा मीडियम किसी रे ऑफ लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, ये कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ज्यादा बेंड करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कम बेंड करेगा। स्पीड से अगर रिलेट कर दें तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें ज्यादा चेंज हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें कम चेंज आया है।
वेवलेंथ का अगर बात करें तो वेवलेंथ जो है स्पीड से सीधा रिलेटेड है। कैसे, आइए देखिए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड यहाँ पे v1 है, डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टाइम पीरियड लिख दें अगर तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो v1 बराबर लेमडा 1 इंटू फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या, v1 और लेमडा 1, यानी v1 बढ़ेगा लेमडा 1 बढ़ेगा, v2 घटेगा लेमडा 2 घटेगा, जितना भी घटेगा उतना ही लेमडा घटेगा, यानी स्पीड घट रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मतलब स्पीड अगर ज्यादा घटा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो वेवलेंथ के बारे में भी कह सकते हैं कि वेवलेंथ अगर ज्यादा घट गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है। तो इस तरीके से तीनों को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हम लोग आइए देख लेते हैं किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान के चलिए कि आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ऐसे लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिखिए और वाटर को डब्ल्यू लिखिए। अगर आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आप क्या लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिखिए और ग्लास को जी लिखिए, छोटा सा जी बगल में नीचे में लिख देते हैं। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड लिखना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड को ऐसे लिखिए, म्यू और यहाँ पे लिख दीजिए डी, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए एक और सवाल हमारे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रे ऑफ लाइट को बेंड कौन सा मीडियम कर रहा है, पहला मीडियम की दूसरा मीडियम। तो देखिए बेंडिंग कहाँ होगा, पहले मीडियम में हो सकता है बेंडिंग, बेंडिंग जब भी होगा दूसरे में ही होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लिखते हैं किसी चीज का तो वो हमेशा कौन से मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमेशा सेकेंड मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स सेकेंड मीडियम, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख रहे हैं इसका मतलब है कि वाटर ही है हमारा सेकेंड मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ग्लास ही हमारा सेकेंड मीडियम, और यहाँ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड लिख रहे हैं इसका मतलब है कि डायमंड ही हमारा सेकेंड मीडियम। अब रही बात फर्स्ट मीडियम की, तो फर्स्ट मीडियम के लिए रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, आइए देखिए, लिखा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए इतना का तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख दिए, तो इसका मतलब हो गया कि वाटर ही सेकेंड मीडियम है। और विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास बोला तो ग्लास को यहां लिख दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्ट अगर मान के चलिए बोला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड, तो उसको ऐसे लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो है रिप्रेजेंटेशन के बाद इसके रेशियो के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है कि रेशियो में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का होता है, हमेशा सेकेंड मीडियम का होता है। तो रेशियो में कैसे लिखेंगे, रेशियो में ऐसे लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इस तरीके से जो है हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो को लिखा जाता है। हालांकि जब स्पीड और वेवलेंथ के बारे में लिखेंगे तो वो हमेशा आई और आर के हिसाब से होगा, यानी अगर ऊपर में आई लिख रहे हैं तो इंसिडेंस वाला स्पीड लिखेंगे और नीचे आर लिख रहे हैं तो आर वाला स्पीड लिखेंगे। अगर ऊपर में आई लिखे हैं तो आई वाला वेवलेंथ लिखेंगे और नीचे में आर लिख रहे हैं तो आर वाला वेवलेंथ लिखेंगे। और यही आपका जो है सबको कहा जाता है स्नेल्स लॉ, कंबाइंड रूप से सबको क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ। यही है हमारा कि साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन, या साइन आई बाई साइन आर बराबर v1 बाई v2, या साइन आई बाई साइन आर बराबर लेमडा 1 बाई लेमडा 2। यही है हमारा स्नेल्स लॉ। ये एकदम से आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ,
आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखेंगे और ये बात जो है रिलेट कर देंगे। नोट्स में आपको सारा कुछ जो है डिटेल में लिखा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आप जो है लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिए और वहां आपको सारा नोट्स एक एक चीज का बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है। लेक्चर तो आपको यहाँ भी मिल रहा है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना टाइप होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो टाइप, एक हमारा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो टाइप कौन कौन सा? एक है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है बहुत सिंपल सा कि एब्सोल्यूट का मतलब है कि फर्स्ट मीडियम फिक्स है, फर्स्ट मीडियम फिक्स है। फिक्स यानी कि क्या? एयर, हमेशा एयर होगा। जब भी फर्स्ट मीडियम एयर है उस समय समझ जाइए कि बात किस टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हो रही है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। यानी कि इफ first medium is air, then the refractive index of any medium with respect to air is called absolute refractive index। और अगर relative refractive index की बात हो रही है तो उसमें दोनों का रेशियो होता है। मान के चलिए कि आपको बोला refractive index of water with respect to glass, तो आपको क्या करना है? रिलेटिव कैसे निकलेगा? तो पहले आप निकालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और फिर निकालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और दोनों का रेशियो। तो कैसे लिखेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और यहां क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और इन दोनों का जो रेशियो होगा, दो एब्सोल्यूट का रेशियो, दोनों में फर्स्ट मीडियम एयर कर दिए, अब दोनों का जो रेशियो होगा यानी इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो डिवाइड का हम लोग जानते हैं रेशियो चेंज होता है, कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू ए इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर एयर कैंसिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये होता है इसका मीनिंग रिलेटिव का। रिलेटिव का मतलब क्या होगा कि जो पहला मीडियम है उसका पहले एयर के साथ निकाला गया, दूसरा मीडियम है उसका भी पहले एयर के साथ निकाला गया, और तब दोनों का रेशियो कर दिया गया, वही हमारा बन गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट, मान के चलिए कि आपको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है 1.2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, या रेशियो डेसिमल में नहीं फ्रैक्शन में ले लेते हैं, फ्रैक्शन में क्या ले लें? 4/3 ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यहां पे एयर एयर, तो ये मान के चलिए कि है सपोज दैट 5/3 है, सपोज दैट ये है। अब हम लोग को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो क्या कीजिए? इन दोनों का रेशियो कर दीजिए, ये एब्सोल्यूट से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? रिलेटिव में। तो क्या हम लोग कर देंगे? 4/3 डिवाइडेड बाई 5/3, तो 4/3 इंटू 3/5, 3 कैंसिल, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ये आ जाएगा क्या? 0.8 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से भी एक कंसेप्ट हम लोग डेवलप कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं पीछे की चीजों को। देखिए, यहाँ एयर से वाटर में जा रहा था, यानी कि रेयरर टू डेंसर, यहाँ एयर से ग्लास में जा रहा था यानी रेयरर टू डेंसर, और यहाँ ग्लास से वाटर में जा रहा है डेंसर टू रेयरर। तो जब रेयरर से डेंसर गया वैल्यू 1 से ज्यादा है,
जब रेयरर से डेंसर गया वैल्यू 1 से ज्यादा है, और जब डेंसर से रेयरर आया वैल्यू 1 से कम हो गया। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाए और आपको कुछ ऐसा दिख जाए तो आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं बिना कुछ किए हुए, कि अगर क्वेश्चन रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर का दे दिया तो ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी मतलब कैलकुलेशन के। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आ गया हमारा क्या, स्नेल्स लॉ आ गया। तो स्नेल्स लॉ क्या है बता चुके हैं कि जो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू μ2 बाई μ1, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 बाई μ1, या फिर v1 बाई v2, या फिर सॉरी म्यू नहीं, लैम्डा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, यही हमारा क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ कहलाता है। स्नेल्स लॉ का यूज करके कुछ कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स देता है। तो स्नेल्स लॉ बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं आगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ मीडियम, यानी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा और वहां से रिवर्स कर जाए तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इसका क्या असर पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कुछ ऐसा हो जाए, कुछ केस लेते हैं कि एक जो है ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है, नॉर्मल बना लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया। यहां से एक रे आ रहा था, तो इसका जो इनिशियल डायरेक्शन है वो तो यही रहेगा, कुछ ऐसे ही आगे बढ़ेगा ये इस तरीके से। आगे को थोड़ा सा हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए देखिए, इनिशियल डायरेक्शन ये था इसका, मान के चलिए कि ऊपर में है रेयरर मीडियम, नीचे में है डेंसर मीडियम, ऊपर में है रेयरर, नीचे में है डेंसर। स्पीड घटेगा तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, तो हम लोग जो है बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल कर लेते हैं इसका। यहीं से एक लाइन जो है नीचे की तरफ खींच लेते हैं, ये इधर बेंड हो गया, इसमें इधर इसमें इतना बेंडिंग आ गया। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अब ये कब रिवर्स हो जाएगा, तो मान के चलिए कि अगर यहां पे हम लोग एक मिरर लगा दें, यहां पे टंग 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 टंग, यहां पे अगर एक मिरर ऐसे अगर लगा दिया जाए पर्टिकुलर एंगल पे, अच्छे से पर्टिकुलर एंगल नहीं, एंगल का भी नाम बता रहे हैं कितना एंगल पे, ठीक है, इस तरीके से लगाया जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। क्योंकि जब प्लेन मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री, यानी जिधर से आया है उधर ही जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए इसका, 0 डिग्री हो जाए। ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, सपोज लगा दिए, तो अब यहाँ टकराएगा तो इसी रास्ते पे वापस चला जाएगा। तो जब इसी रास्ते पे वापस जाएगा तो इधर भी अपने इसी पाथ को ये फॉलो करेगा, तो जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये हो गया बात, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम लोग केस 1 का बात करें कि जब रे उधर से आ रहा था, जब रे उधर से आ रहा था, तो हमारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, केस 1 लिख लेते हैं। केस 1 के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, सेकेंड मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, ऐसा हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। केस 1 इक्वेशन 1 ले लिए। अब हम लोग केस 2 लेते हैं, केस 2 में आ जाते हैं इस तरीके से। तो केस 2 में क्या होगा, अब रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, इधर जाएगा,
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ काम कर रहा है कि जा रहा है इधर डेंसर टू रेयरर, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया है। हर जगह हर चीज काम करेगा। तो ये हो गया। तो आई और आर का हो गया कहानी क्या, केस टू ले रहे थे, इधर से जा रहा है। तो इस बार जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कौन करेगा, ये वाला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा। यानी साइन आर इंसिडेंस है और साइन आई हमारा एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन है। और हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम यानी म्यू डी। ये हो गया इस तरीके से। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, तब मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे हो गया, बहुत है, इतना में काम हो जाएगा हम लोग का। चलिए दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, म्यू डी बाई म्यू आर इंटू म्यू आर बाई म्यू डी। अब आपको जो लग रहा होगा वो यहां नहीं होगा, आधा होगा आधा नहीं होगा, इधर काट देंगे, उधर नहीं काटेंगे, उधर को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो गया कट के 1 हो गया पूरा पूरी। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू आर, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक का साइड हम लोग चेंज कर देंगे, एक का डिवीजन में इधर ले आएंगे, तो यहां पे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू आर बराबर 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू आर। यानी कि जब मीडियम रिवर्स होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, सीधा उल्टा कर देना है। जब भी मीडियम रिवर्स होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। यानी कि अगर मान के चलिए कि R से D, जब R से D जा रहा था उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A बाई B था, तो जब D से R आएगा तो उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, B बाई A हो जाएगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ मीडियम। बहुत इस पे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कंपटीशन, नीट, 12th के बोर्ड एग्जाम में हर जगह पूछा जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ मीडियम का। तो हमारे आज के क्लास में इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन का डेराइवेशन, अब सारा डेराइवेशन आएगा, इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा डेराइवेशन का होगा। डेराइवेशन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, सारा बोर्ड का क्वेश्चन उसमें होगा और कोई भी क्वेश्चन उसमें जो ऐसा नहीं जिसको छोड़ा जा सकता है। हर साल घुमा फिरा के 3-4 डेराइवेशन है, उसमें से एक पूछता रहता है, 3-4 में से एक पूछ देता है। तो अब आपका जो है, और सेक्शन जो है सवाल आपका सेट वाइज होता है, तो हो सकता है कि एक सेट में ये पूछ दे, दूसरे सेट में वो पूछ दे, तो इस तरीके से भी काम करता है। तो सारा डेराइवेशन है, ग्लास स्लैब का, कंपाउंड स्लैब का, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, अपैरेंट डेप्थ और अपैरेंट शिफ्ट, सारा डेराइवेशन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुरुजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आप हमेशा तरक्की करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।